गुड मॉर्निंग, शुरू किया जाए। ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तक किए हुए थे ना। कुछ करना है? ठीक। ठीक है। तो तुम लोग बताओ कि रेयरर हो गया तुम्हारा विरल, और डेंसर हो गया सघन। हिंदी मीडियम के लिए लिख देते हैं। जल्दी जल्दी बैठ जाओ। हो गया, हो गया, बैठ गए अब सब लोग। आ जाओ इधर, ध्यान दो। आपस का गप एक डेढ़ घंटे के लिए होल्ड कर लो, फिर डेढ़ घंटे बाद वापस शुरू कर देना। ठीक है। तो ये दो हम लोग ऑप्शन देख रहे हैं कि भाई विरल से सघन जा रहा है या सघन से विरल जा रहा है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किसमें पॉसिबल है? इसमें पॉसिबल है, इसमें हो सकता है। पहले वाले में, पहले वाले केस में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होगा? नहीं हो सकता इस केस में कभी भी, और इस केस में हमेशा होगा। इस केस में हमेशा होगा या कभी कभी ही होगा? हमेशा होगा। कितना लोग बोल रहे हैं इस केस में? दूसरे केस में तीन लोग बोल रहे हैं हमेशा होगा, बाकी लोग बोल रहे हैं कि कभी कभी होगा। देखो, कभी कभी इसीलिए होगा, हमेशा इसीलिए नहीं होगा, क्योंकि वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा था। पिछले क्लास में थे ना तुम लोग, वो कौन से मीडियम से किस में जा रहा है वो तो डिपेंड कर ही रहा था। उससे इंपॉर्टेंट एंगल, जो कोण है, क्रांतिक कोण से अगर ज्यादा कोण बना रहा है तुम्हारा आपतित किरण यानी कि इंसिडेंट रे, अगर तुम्हारा क्रांतिक कोण से ज्यादा एंगल पे आ रहा है यानी कि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल बना रहा है, तभी ना वो वापस आ जाएगा। क्रांतिक कोण से अगर कम बनाएगा अगर एंगल, तो वो क्या होगा? दूसरे मीडियम में रिफ्लैक्ट होकर चला जाएगा, वो वापस अपने ही मीडियम में वापस नहीं आएगा। ये बात समझ लो ना। हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या बोले थे? इधर डिस्कस, रेड टी शर्ट इधर ध्यान दे दो। ठीक है। अगर नहीं मजा अच्छा लग रहा है तो बाहर जा सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन डिस्कशन मत करो, इंटरनल डिस्कशन मत करो। जो पूछना है यहां पूछ लो। ठीक है। तो अगर ये क्रिटिकल एंगल यानी कि क्रांतिक कोण से कम कोण पे, अगर कम एंगल पे ये जो इंसिडेंट रे है यानी कि आपतित किरण है तुम्हारा, अगर कम एंगल पे आया क्रांतिक कोण से, तो ये नॉर्मल हम बोल रहे हैं, ये इंसिडेंट रे बोल रहे हैं, तो ये एंगल अगर कम पे है तो ये क्या होगा? वापस इधर निकल जाएगा, है ना। मतलब विलंब से दूर, अभिलंब से, सॉरी, अभिलंब से दूर यानी कि नॉर्मल से दूर होके लेकिन दूसरे माध्यम में वो चला जाएगा। जैसे ही ये क्रांतिक कोण के बराबर हो जाएगा, ये जो एंगल है ये सी के बराबर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री पे जाएगा। पिछला क्लास का भूल गए हो लगता है क्या? रिफ्रैक्शन में क्या हम लोग पढ़ रहे थे कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने रास्ता से विचलित हो जाता है। विचलित हो जाता है मतलब या तो वो बीच में एक हम अभिलंब बना रहे हैं जिसको हम लोग नॉर्मल बोल रहे हैं, जो 90 डिग्री एंगल पे बना रहे हैं, वो तुम्हारा या तो नॉर्मल के पास आएगा या दूर आएगा। ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा था कि विरल से सघन जा रहा है कि सघन से विरल जा रहा है। विरल से सघन जा रहा है तो दूसरे माध्यम की तरफ वो नॉर्मल के तरफ आएगा, और जब सघन से विरल जा रहा है तो वो जिस एंगल पे जा रहा था, ऐसे जाना चाहिए था, तो वो नॉर्मल से दूर हो जाएगा, अभिलंब से वो दूर की तरफ भागेगा। यहां तक सबको क्लियर था? ये सिंपल रिफ्रैक्शन का प्रिंसिपल था। रिफ्रैक्शन के बाद हम लोग बोले कि जैसे जैसे ये एंगल बढ़ाते जाएंगे, ये इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? आपतित कोण यानी कि इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसको बोल रहे हैं। जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा? रिफ्रैक्टिव कोण जो है, रिफ्रैक्टिव एंगल जो है वो क्या होगा? बढ़ता जाएगा। तो एक ऐसा एंगल आएगा जिसके लिए ये क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। उसी का एंगल को हम लोग क्या बोले थे? वैसा आपतित कोण एंगल जिसके लिए कि रिफ्रैक्टिव एंगल जो है तुम्हारा 90 डिग्री हो, उस एंगल को क्या बोल रहे थे हम लोग? क्रिटिकल एंगल या क्रांतिक कोण। ठीक है। अब अगर क्रांतिक कोण से
इतने ऐसे मतलब पूछ के आ रहे हो जैसे देखते हुए कि मतलब भाई क्या हो गया, कुछ काम है क्या? आओ, जब लेट आओ तो शांति से चुपचाप से घुस के बैठ जाया करो, ठीक है? तो आपतित कोण से अगर सॉरी क्रिटिकल, यही देखो दिक्कत होता है, फ्लो गड़बड़ा जाता है ना, फ्लो में पढ़ाने में जो अच्छा रहता है वो थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है अगर वो हो। तो तुम लोग आ रहे हो जा रहे हो उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेट आओ जाओ हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन डिस्टर्ब मत करो क्लास को। तो हम क्या बोल रहे थे, क्रांतिक कोण जो है, अगर क्रांतिक कोण से जागदा मेरा आपतित कोण का एंगल हो जाए, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन क्रिटिकल एंगल, तो क्या हो जाएगा, वो दूसरे माध्यम में जाएगा, ये इधर जाएगा नहीं, ये वापस अपने ही माध्यम में मिल जाएगा। मान लो माध्यम 1 ये है, माध्यम 2 ये है, तो वापस से वो अपने ही माध्यम में चला जाएगा। जैसे कि ये पानी हो सकता है और ये हवा हो सकता है, क्योंकि पानी हवा से क्या है, डेंसर है, इसमें क्या हो जाएगा, सघन पानी हो जाएगा और विरल हवा हो जाएगा। तो इसीलिए ऐसे सिचुएशन में हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहां तक हम लोग कर चुके थे। उसके बाद हम ये डेफिनेशन लिखवाए थे, क्या है लास्ट पॉइंट, क्या लिखवाए थे एक बार दिखाओ तो, कहते हैं, ठीक है चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के दो शर्त। ठीक है, डेफिनेशन एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं जो लोग उस क्लास में नहीं होंगे। जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो तब अपवर्तन की घटना नहीं होकर, मतलब रिफ्रैक्शन नहीं होकर परावर्तन की घटना होती है। इसी बात को हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। इफ क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन क्रिटिकल एंगल, देन रिफ्रैक्शन डजंट टेक प्लेस, रादर देन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के दो शर्त, यहां तक रिपीटेड था इसलिए फास्ट फास्ट करवा दिए हैं पिछले वो का। अभी तक कोई डाउट है एक बार पूछ लो, कोई डाउट है यहां तक तो आगे नहीं समझ में आएगा। कुछ भी डाउट है, कुछ भी मन में आ रहा है तो पूछ लो एक बार। किसी को कोई डाउट नहीं यहां तक? ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के दो शर्त लिखो। पहला शर्त, प्रकाश, ये तो ऑब्वियस सी बात है, हम बहुत बार बोल चुके हैं, कौन से माध्यम से आना चाहिए, सघन माध्यम से। प्रकाश सघन माध्यम से लिखो, और जो इंग्लिश में लिख रहे हैं सघन को तो आप डेंसर लिख सकते हो। ठीक है, प्रकाश सघन माध्यम से किसमें जा रहा हो, विरल माध्यम में जा रहा हो। यह पहला शर्त है, यह मस्ट है। यह अगर नहीं फुलफिल होगा तो ऐसा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कभी हो ही नहीं सकता है। जब तक सघन से विरल नहीं जा रहा हो तब तक यह फिनोमेना नहीं हो सकता है। ठीक है, तो प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो, पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा शर्त, आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान यानी कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो ये है, आपतन कोण का मान कौन से कोण से अधिक होना चाहिए, क्रांतिक कोण, यानी कि इंग्लिश में क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण से अधिक हो। ठीक है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो। ये दो बात होगा तभी, ये दो शर्त पूरा होगा तभी क्या होगा तुम्हारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। अगर ये दोनों शर्त नहीं पूरा हुआ तो क्या हो जाएगा, अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम जा रहा है तो अपवर्तन हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है ना? एक माध्यम से दूसरे माध्यम जा रहा है तो अपवर्तन होना चाहिए। ऐसे नॉर्मल केसेस में अपवर्तन होता है, हम लोग अभी अपवर्तन में पढ़े। लेकिन अगर ये दो शर्त पूरा हो जाए, अपवर्तन के केस में ये दो शर्त अगर पूरा हो जाए तो वो अपवर्तन नहीं होके क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है इधर सबको समझ में आ रहा है इधर भी? चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन संबंधी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन संबंधी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन संबंधी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, मतलब कि इसका एग्जांपल्स देख रहे हैं कि क्या क्या है। तुम्हारा क्वेश्चन जो है पूछता है एसएससी में या किसी भी एग्जाम में, कहां से पूछता है ज्यादातर,
इसी से एग्जाम्पल से कि दे देगा तुमको ये क्यों होता है और तुमको पूछेगा कि क्या रीजन बताओ ये ऐसा क्यों होता है। जैसे पहला एग्जाम्पल हीरा, डायमंड सब लोग देखे हैं, ठीक है, गूगल पे तो देखे होंगे यूट्यूब पे कहीं तो, ठीक है, नहीं देखे हो तो यूट्यूब पे देख लेना डायमंड स्ट्रक्चर। इसलिए हम सब लोग देखे हैं बोल रहे थे क्योंकि 10th 11th में हम लोग फिजिक्स क्लास में 10th में पढ़े होंगे जरूर डायमंड का स्ट्रक्चर, डायमंड और कार्बन का स्ट्रक्चर वो बार बार भूल जाते थे कि सी का कहां पे वो है, अभी भी केमिस्ट्री में पढ़ रहे होगे तुम लोग शायद, ठीक है। तो डायमंड जो है, हीरा जो है, वो क्या होता है, चमकता है। वो चमकता है मतलब कुछ ना कुछ तो लाइट का खेला हो रहा है, कोई चीज चमक रहा है, कुछ भी हो रहा है, मतलब वो लाइट से रिलेटेड है। तो उसमें क्या होता है कि जब लाइट डायमंड के अंदर जाता है, ठीक है, ऐसे ही मतलब समझ लो डायमंड का शेप बना रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर हम बना नहीं सकते। तो जब लाइट आता है ना अंदर घुसा, तो वो अंदर ही क्या होता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते होते अंदर बहुत बार लाइट घूमता है और तब बाहर निकलता है। डायमंड क्या है, ठीक है, एक अलग माध्यम हो गया। कौन से माध्यम से आ रहा है, विरल से माध्यम से, हवा से लाइट गया सघन माध्यम में, तो वो लाइट क्या होगा, घुस जाएगा या वापस चला जाएगा एयर में ही। इसको मान लो कि वो हेक्सागन टाइप बना रहे हैं, लेकिन इसको मान लो डायमंड है, ठीक है, ठीक है। चलो अब हम बोल क्या रहे हैं कि ये जो मेरा लाइट है, ये लाइट है जो मेरा, ये एयर से जो है डायमंड में घुस रहा है। तो ये लाइट जो है घुसे, हर केस में घुसेगा या किसी केस में वापस भी आ जाएगा, वापस भी आएगा। तो सब लोग एक साथ गलत बोले, मतलब कैसे वापस आएगा, ये एयर कौन सा माध्यम हो गया, विरल माध्यम हो गया। डायमंड कौन सा माध्यम हो गया, सघन। आपस में ये हो गया रेयरर, ये हो गया डेंसर। तो रेयरर से डेंसर में कभी भी वापस आ सकता है नहीं, वो तो अंदर ही 100% केसेस में अंदर घुसेगा। अब जब एक बार डायमंड के अंदर लाइट घुस गया, तब डायमंड से जब वो बाहर आ रहा है, तो मतलब डायमंड से, हीरा से वो बाहर एयर में आ रहा है। तो हीरा कौन सा माध्यम है, सघन, और एयर कौन सा माध्यम है तुम्हारा, विरल। मतलब ये है डेंसर और ये है तुम्हारा रेयरर। अब ऐसे केस में क्या हर केस में निकलेगा ये 100% लाइट नहीं, कुछ केसेस में क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। तो वही लाइट जो है अंदर में बहुत बार परावर्तन होकर तब निकलेगा। तो ऐसा लगेगा कि अंदर बहुत सारा लाइट है, तो हीरा क्या लगेगा, चमकना लगेगा। बात समझ में आया। जब घुस रहा था तब तो रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था, तब तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था। रिफ्लेक्शन हो सकता है सब, हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का बात कर रहे हैं, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात कर रहे हैं। वो तो नहीं हो रहा था क्योंकि क्या है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में गया। एक बार सघन में चला गया, अब सघन से उसको बाहर निकलना है विरल में। डायमंड यानी कि हीरा से जो है लाइट को बाहर निकलना है ना, मतलब हीरा कौन सा माध्यम हो गया यहां पे, सघन यानी कि डेंसर मीडियम हो गया, और एयर कौन सा हो गया तुम्हारा, विरल यानी कि रेयरर मीडियम हो गया। तो जब सघन से विरल में निकलेगा तो वैसे केस में दो ऑप्शन हो सकता है, या तो वो निकल जाए, क्या होके, अपवर्तन होके निकल जाए, यानी कि रिफ्रैक्शन होके वो निकल जाए, या दूसरा केस ये हो सकता है कि अगर कोई लाइट जो है अंदर क्रांतिक कोण से ज्यादा एंगल पे पड़ रहा है तो वो वापस अंदर ही चलने लगे, यानी कि उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाए, यानी कि उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए। तो ऐसे जब लाइट अंदर घुसा और बहुत बार अंदर होके तब बाहर निकला, बहुत बार अंदर उसका क्या हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। डायमंड का ऐसा शेप होता है कि जो एंगल जो पड़ता है, जो तुम्हारा आपतित किरण का एंगल पड़ता है, यानी कि इंसिडेंट एंगल, जो आपतित कोण बनता है, वो कई बार क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाता है। तो लाइट बाहर निकलने के बजाय आपस अंदर ही रह जाता है, अंदर रहकर फिर बाहर निकलता, 2-3 बार अंदर, 2-4 बार घुमा तब बाहर निकला। तो इसके कारण ऐसा लग रहा है कि हीरा मेरा चमक रहा है। तो हीरा चमकने में क्या हो गया, मेरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दूसरा केस हो गया तुम्हारा डेजर्ट में। अगर कभी, डेजर्ट छोड़ो यार, अब तो डेजर्ट वाला स्कूल क्लास में हम लोग एग्जांपल पढ़े होंगे। डेजर्ट में मिराज हम लोग देखते थे, जिसको हम लोग मरीचिका बोलते थे। अब तो यहां दिख जाता है दरभंगा में, तुम इतना गर्मी पड़ रहा है, 52 डिग्री सी वो पड़ रहा है, रोड पे कभी कभी दूर, मतलब एनएच वाला खाली रोड हो तो उस पे लगता है दूर पे, आगे पे परछाई पड़ रहा है, पानी है। धूप की वजह से क्या होता है कि जो हवा है नीचे का वो क्या हो जाएगा, बहुत गर्म हो जाएगा। गर्म हवा क्या होता है, ऊपर जाता है, ठीक है। ये हम लोग ज्योग्राफी में पढ़े होंगे ना कि कन्वेक्शन होता है, नीचे गर्म होता है तो ऊपर जाता है, ठंडा हवा नीचे बैठता है और गर्म हवा ऊपर जाता है।
तो गर्म हवा ऊपर जा रहा है, तो वहां पे क्या हो रहा है कि हवा के लेयर में आपस में जो हो रहा है अलग अलग वो माध्यम बन जा रहा है। सेम हवा का लेयर जो है, जो जमीन का के पास का हवा है वो रेयरर बन जा रहा है, ऊपर का हवा जो है वो डेंसर बन जा रहा है। तो इसीलिए वहां पे हवा जो है क्या हवा सॉरी लाइट जो है तुम्हारा प्रकाश जो है वो उस माध्यम से जब गुजर रहा है, हवा से ही जब गुजर रहा है, तो वो क्या हो रहा है, दो अलग अलग मीडियम हो जा रहा है। हवा में ही आपस में दो मीडियम बन जा रहा है, क्योंकि जमीन के पास का वाला हवा क्या हो जा रहा है, विरल हो जा रहा है, और ऊपर वाला हवा सघन हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है, क्योंकि नीचे हल्का हो जा रहा है हवा, बहुत गर्मी के कारण हवा ऊपर हो जा रहा है। तो इसके कारण क्या हो रहा है, लाइट जो है मेरा क्या होने लगेगा, रिफ्रैक्ट होने लगेगा, यानी कि अपवर्तन होने लगेगा उसमें। उस अपवर्तन के कारण क्या लगता है कि दूर का मान लो कुछ चीज है तो ऐसा लगेगा उसका इमेज जमीन पे दिख रहा है। दूर पे मान लो कोई सामान है तो उसका लगेगा कि जो परछाई है वो जमीन पे दिख रहा है, परछाई नहीं, उसका रिफ्लेक्शन परावर्तन जो है वो जमीन पे दिख रहा है। ऐसा लगेगा मान लो सामान ऐसे है तो जमीन पे लगेगा ऐसे रखा हुआ है, तो इसका मतलब कोई चीज का वो कब होता है, रिफ्लेक्शन कब होता है, परावर्तन, जब वहां पे पानी हो, या तो आईना हो या पानी हो, इसी में ना रिफ्लेक्शन होता है। तालाब के किनारे खड़े रहोगे तो अपने आप को देख सकते हो ना तालाब में, या तालाब के इस साइड, तालाब के इस साइड रहो और तालाब के दूसरे साइड देखोगे तो उधर वाले घर सबका दिखेगा नीचे तालाब में। तो वही लगता है कि रोड पे क्या लग रहा है कि रोड पे दिख रहा है हमको कोई चीज का परावर्तन होता हुआ दिख रहा है, तो ऐसा लगता है कि रोड पे मेरे पानी है। तो ये कब होता है, जब जहां पे बहुत ज्यादा क्या चीज से हो रहा था, हवा हल्का क्या चीज से हो रहा था, गर्मी से। तो जहां पे बहुत ज्यादा गर्मी हो, इसीलिए स्कूल में हम लोग पढ़े थे कि रेगिस्तान, राजस्थान, ये सब जगह जो है तो तुम्हारा मृचिका यानी कि मिराज हम लोग को दिखता है। आज के टाइम पे गर्मी इतना हो गया कि तुमको दरभंगा पटना में भी दिख जाएगा, ठीक है। कभी कभी जरूर ऐसा एहसास हुआ होगा, हमको तो हो चुका है ऐसा कि रोड पे लग रहा है कि उस चीज का मतलब साइड वाले दुकान का नीचे वो दिख रहा है, तो मतलब क्या कहते हैं उसको, परावर्तन दिख रहा है, उसका सामने वाला दुकान का इमेज दिख रहा है, तो ऐसा लग रहा है जमीन पे क्या है, पानी है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिराज। और ये पानी क्यों दिख रहा है, क्योंकि हवा जो है गर्म हवा के कारण हल्का हो जा रहा है, तो डेंसर से रेयरर जा रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जा रहा है, जिसके कारण लग रहा है कि जैसे जैसे ये रोड है, मान लो ये घर है, नहीं दिख रहा है, इधर दिखा देते, यहां पे दिख रहा है सबको, ये घर है, मान लो ये रोड है, तो ऐसा लगेगा कि रोड पे ये घर जो है रोड पे है, इस घर का इमेज जो है रोड पे लगेगा। मतलब कि क्या हो रहा है, ये रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, ये लाइट जो है इससे निकल के रिफ्लेक्ट होकर तब जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहां पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। अच्छा, रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, ये क्यों, परावर्तन नहीं हो रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्यों हो रहा है, ये कोई बता सकता है? हम बोल रहे हैं कि हम बार बार बोल रहे हैं कि ये जो है इसका नीचे इमेज दिख रहा है, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। इसको हम लोग सिर्फ रिफ्लेक्शन या सिर्फ परावर्तन क्यों नहीं बोल रहे हैं? मीडियम चेंज हो रहा है, इसीलिए रिफ्लेक्शन जो होता है वो एक ही मीडियम में होता है और उसके लिए कोई चीज चाहिए होता है, जैसे कि आईना हुआ या तुम्हारा पानी हुआ, जिसपे कि हम लोग का परावर्तन होता है, ठीक है। लेकिन यहां के केस में यहां पे कोई आईना तो नहीं रखा हुआ है नीचे में, या असल में पानी तो नहीं है। बार बार इसमें क्या हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है, माध्यम चेंज हो रहा है। माध्यम हवा ही है। अब तुम कोई बोल सकता है कि सर कहां माध्यम चेंज हो रहा है, हवा ही है, लेकिन हवा ही एक दूसरे में जो है अलग अलग माध्यम बन जा रहा है, क्योंकि नीचे का हवा गर्म हो जा रहा है, जिसके कारण वो सरल माध्यम बन जा रहा है, और सॉरी विरल माध्यम बन जा रहा है, और ऊपर का हवा क्या बन जा रहा है तुम्हारा, डेंसर माध्यम बन जा रहा है। तो इसी के कारण जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जा रहा है और वापस नहीं जाके वापस अपने ही माध्यम में आ जाने को, इसको हम लोग रिफ्लेक्शन नहीं बोल के क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं, यानी कि परावर्तन नहीं बोल के पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। तो इसीलिए इस केस में कोई मिरर, आईना या पानी तो असल में नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलेंगे। नेक्स्ट हो गया, इसी तरीके से ठंडे प्रदेश में उसमें उल्टा हो जाता है। ठंडे प्रदेश में नीचे डेंसर एयर होगा, ऊपर रेयरर हवा होगा, मतलब नीचे सघन होगा, ऊपर विरल होगा। तो इसीलिए वहां पे चीजें लटकी हुई लगती हैं। वो भी किसके कारण हो रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हो रहा है। जियो फाइबर का कनेक्शन सब लिए हो या नहीं लिए हो, तुम्हारे घर मोहल्ला में तो सबके वो बिजली के खंभा के साथ लगा हुआ है। तो एक क्या
जो लोग लिए होंगे देखे होंगे, एक पतला सा तार ले आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिक फाइबर यानी कि प्रकाशिक तंतु बोलते हैं। ठीक है, ऑप्टिक फाइबर यानी कि प्रकाशिक तंतु बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि जो मेरा सिग्नल है वो अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के थ्रू ही उसको पास कराते हैं। ये क्या हो जाता है, ये जो वायर बना रहता है, ये जो वायर बना रहता है, इसके अंदर का माध्यम क्या होता है, ये क्या हो जाएगा, सघन, और बाहर क्या है, हवा है, मतलब वो हवा है या पानी है जिससे भी गुजर रहा है वो क्या हो जाएगा, विरल। तो इसको इस तरीके से बनाते हैं और इस एंगल पे डालते हैं कि हर बार ये जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, ये एंगल, ये हर बार क्रांतिक कोण से इसको ज्यादा रखते हैं, तो ये बाहर नहीं निकल के वापस अंदर ही रहेगा, और ऐसे करके इसमें सिग्नल चलता है। तो इसलिए इसमें लॉसेस बहुत कम होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर में जो होता है, जो प्रकाशिक तंतु में होता है, इसमें लॉस होता है, जो मतलब तुम्हारा बाहर चला गया, तुम्हारा जो एनर्जी बाहर चला गया वो बहुत कम होता है, क्योंकि इसमें स्पीड स्पीड इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, ये चीज हमको नहीं पता है, पर हमको देखना पड़ेगा। ये बोल रहा है कि जितनी बार हम अंदर करवा रहे हैं, उसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन करवा रहे हैं, तो उससे स्पीड बढ़ता है उसका। ये चीज हमको नहीं पता है, एक बार हमको देखना पड़ेगा ऑप्टिकल फाइबर में कि स्पीड कैसे बढ़ता है। लेकिन केस क्या हो रहा है ये है, तो इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही सिग्नल जो है इसमें ऑप्टिकल फाइबर में एक तरफ से दूसरे तरफ जाता है, और इसमें सिग्नल बाहर क्यों नहीं निकल रहा है कि हर बार ये एंगल जो है ये क्या बना दे रहा है, क्रांतिक कोण से ज्यादा बना दे रहा है। ये सघन माध्यम, बाहर हवा, विरल माध्यम हो गया, सघन से विरल जा रहा है और क्रांतिक कोण से ज्यादा बना रहा है, तो वह वापस अंदर ही चला जाएगा, बार बार अंदर ही, तो अंदर ऐसे अंदर अंदर ही सिग्नल तुम्हारा चला जाएगा। इससे तुम्हारा सिग्नल लॉस कम होता है। जो लॉस होता है, जो इंटरफेरेंस होता है, इंटरफेरेंस मतलब होता है कि दूसरे सिग्नल से जो इंटरफेयर कर रहा है, जैसे तुम्हारा मान लो रेडियो वेव्स के थ्रू आ रहा है, मान लो बाहर से रेडियो वेव के थ्रू, जैसे वाईफाई हम उठा रहे हैं अगर बिना ऑप्टिकल फाइबर के उठा रहे हैं, वैसे भी ऑप्शन है, पहले तो वैसे ही होता था, ऑप्टिकल फाइबर नहीं है, वाईफाई तुम्हारा हवा के थ्रू वेव्स में आ रहा है, एक अलग फ्रीक्वेंसी पे आ रहा है, तो उसमें क्या चांसेस होता था कि दूसरे फ्रीक्वेंसी वाले उससे मिक्स होने से उसमें प्रॉब्लम्स आते थे, फ्लक्चुएशंस आते थे। लेकिन इसमें दूसरा फ्रीक्वेंसी वाला कोई इसमें मिक्स हो सकता है, क्योंकि ये अंदर वायर के अंदर चल रहा है, तो इसीलिए इसमें लॉसेस कम होता है, इंटरफेरेंस कम होता है ऑप्टिकल फाइबर में, इसीलिए स्पीड फास्ट होता है। वन ऑफ द रीजन ये है। ये जो बोल रहा है ये हमको नहीं पता है कि डिफ्लेक्शन के कारण स्पीड बढ़ रहा है, ये हमको नहीं पता है, लेकिन स्पीड क्यों फास्ट इसमें रहता है ऑप्टिकल फाइबर में, क्योंकि इसमें इंटरफेरेंस जो है वो कम है। ठीक है, तो एग्जाम्पल सीख लो। पहला, हीरे का अधिक चमकना, पहला हो गया हीरे का अधिक चमकना। दूसरा लिखो, गर्म प्रदेशों में, गर्म प्रदेशों में मरीचिका, मरीचिका, र में दीर्घिकार, च में हर्षिकार, गर्म प्रदेशों में मरीचिका, इंग्लिश वाले मिराज लिख लेना। ठीक है, का बनना, का बनना, फुल स्टॉप। इसमें दूर से देखने पर, इसमें दूर से देखने पर पेड़ की उल्टी प्रतिबिंब बनती है। पेड़ की कोई भी वस्तु, पेड़ यहां पे एक एग्जांपल ले रहे हैं, कोई भी वस्तु हो सकता है, पेड़ की उल्टी प्रतिबिंब बनती है, जिसके कारण, जिसके कारण झील या तालाब नजर आता है, जिसके कारण झील या तालाब नजर आता है। तीसरा पॉइंट, ठंडे प्रदेशों में मरीचिका का बनना, ठंडे प्रदेशों में मरीचिका का बनना, फुल स्टॉप। इस घटना में जमीन की वस्तु,
इस घटना में जमीन की वस्तु हवा में लटकी हुई रहती है। हवा में लटकी हुई रहती है या लगती है, लिख सकते हो। नेक्स्ट लिखो, प्रकाशिक तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर। प्रकाशिक तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर। ये सारे क्या एग्जाम्पल है? तुम्हारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के एग्जाम्पल है। जो हम समझाए हैं, ये सारा एग्जाम्पल जो हम समझाए हैं कि कैसे हो रहा है, कैसे तुमसे नहीं पूछेगा। हम समझाए इसीलिए दिए कि एग्जाम में रट के जाओगे और अगर भूल गए तो उस सेकंड शायद मेरे क्लास का बात याद आ जाए। तो अगर जो हम घुस घुस के जो सबको समझाए हैं कि इसमें ऐसे हो रहा है इसीलिए हो रहा है, ये अगर नहीं भी समझ में आए तो कोई बात नहीं है। क्वेश्चन तुमसे क्या पूछेगा कि ये घटना दे देगा, कोई भी घटना दे देगा कि ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर किस प्रिंसिपल पे चलता है, और तुमको 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन जो भी है तुम्हारा वो दे देगा कि भाई ये रिफ्लेक्शन पे चलता है, ये रिफ्रैक्शन पे चलता है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे चलता है, या ये डिस्पर्सन पे चलता है। ऐसे करके क्वेश्चंस रहते हैं। तो तुमको ये समझना चाहिए कि कौन सा किसका एग्जाम्पल है, मतलब ये घटना किसके कारण हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? अगर जो एक्सप्लेनेशन है कि कैसे हो रहा था ये बात अगर नहीं भी समझ में आया तो चलेगा। तुमको यह समझना है मेनली कि जो एग्जाम्पल जो लिखवा रहे हैं, ये जो घटनाएं हैं यही पूछेगा। ये घटनाएं दे देगा क्वेश्चन में और पूछेगा कि इस घटना में क्या फिजिक्स का कौन सा प्रिंसिपल हो रहा है, तो हो जाएगा क्वेश्चन। जवाब दो हाँ या ना में। ऐसे दुखी दुखी सब काहे लग रहे हो? ये समझ में आ रहा है ना सबको? कुछ डाउट है तो पूछ लो यहां तक। कौन सा डाउट? ठीक है, ठीक है, क्लास के बाद। तो किसी को कोई डाउट है यहां पे? मतलब क्वेश्चन इससे रिलेटेड है? अच्छा, अलग है ना, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बाद में। इसमें कोई डाउट है किसी को? अगर तुमको क्वेश्चन दे दिया कि भाई मिराज जो होता है वो क्यों फॉर्म होता है, तो क्या आंसर दोगे उसका? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही तुम्हारा मरीचिका या यानी कि मिराज फॉर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो, प्रकाश का। यहां तक कोई डाउट है? एक्सप्लेनेशन में भी कोई डाउट है? अगर फिर से पूछना चाहते हो तो हम बता देते हैं। या डाउट होता है तो पूछ लिया करो, इतना शर्माना उर्माना नहीं होता। ऐसा कैसे हो सकता है किसी को कोई कभी डाउट ही नहीं आ रहा है? यह पानी से हवा में जाएंगे तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सकता है, हर केस में नहीं होगा, यही पूछ रहे हो ना? पानी से हवा में जाएंगे तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सकता है या नहीं हो सकता है, यही पूछ रहा है ना? तो हर केस में नहीं होगा, वो कब होगा? पानी से, पानी कौन सा माध्यम हो गया? सघन हो गया। और पानी और हवा में कंपेयर कर रहे हैं तो पानी हो जाएगा मेरा सघन माध्यम यानी कि डेंसर हो जाएगा, और हवा हो जाएगा रेयरर। तो पहला कंडीशन मेरा पूरा हो रहा है। दूसरा शर्त क्या था कि जो एंगल है, जो मेरा ये इंसिडेंट एंगल है, जो वो क्या होना चाहिए? क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए। अगर वैसा लाइट जो क्रांतिक कोण से ज्यादा एंगल पे जा रहा है तो वो वापस पूर्ण आंतरिक परावर्तन कर लेगा, और जो उस एंगल से कम एंगल पे, क्रिटिकल एंगल से, क्रांतिक कोण से कम है, तो वो हवा में बाहर निकल जाएगा। क्या होकर निकल जाएगा? रिफ्रैक्ट होकर, अपवर्तन होकर उसका निकल जाएगा। ठीक है, दोनों चीज हो सकता है जब पानी से हवा में आ रहा है। ठीक है, डायमंड में जो है बाहर से रिफ्लेक्शन भी हो सकता है, लेकिन हम लोग जो ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन भी होता है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है। हम लोग उसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सेंस में इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि हम लोग जब अंदर से बाहर जो लाइट आना चाह रहा है वो एक माध्यम से दूसरे जा रहा है, तो वहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, हाँ, पीछे कुछ डाउट आ रहा था? पीछे कुछ पूछ रहा था ना कोई अभी? और कोई डाउट? चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण
इंग्लिश वाले डिस्पर्सन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यानी कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है, जो तुम्हारा व्हाइट लाइट होता है जो सूर्य से आ रहा है उसमें कितने रंग होते हैं? 7 रंग। तो यही डिस्पर्सन ऑफ लाइट बेसिकली कुछ नहीं है, बस वही बात बोल रहा है कि लाइट को जो है ऐसे किसी माध्यम से पास करा दे जो कि वो उसको 7 रंगों में बांट दे, जो माध्यम क्या बन जाता है तुम्हारा? प्रिज्म। ये एक्सपेरिमेंट हम लोग किए हैं, ये 9th-10th में किए हैं ना। एक साइड प्रिज्म रखते थे, सब लोग क्यों होंगे, लाइट रखते थे कागज पे, 7 रंग, 7 तो बनता नहीं था लेकिन थोड़ा बहुत बन जाता था, हल्का फुल्का अलग सा कुछ दिख जाता था। ठीक है, ये सब लोग फिजिक्स के क्लास में किए थे हम लोग 9th-10th में। ठीक है, तो इसमें लिखो, जब सूर्य की श्वेत प्रकाश, जब सूर्य की श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म जब सूर्य की श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म होकर गुजरती है, होकर गुजरती है, तब यह कितना, बोलो कितना रंग में हो? 7 रंगों में, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, विभक्त हो जाता है। इसी घटना को प्रकाश का इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, यानी डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। 4 5 6 7। ठीक है, ठीक है, ये हो गया प्रिज्म, हो गया। प्रिज्म ऐसे होता है, ट्रायंगल और थ्री डायमेंशनल में ऐसे दिखता है, मोटा सा ट्रायंगल टाइप का होता है, त्रिकोण, मोटा सा त्रिकोण होता है प्रिज्म, ऐसे शीशा का बना होता है। ठीक है, इसमें जब हम इसको व्हाइट लाइट यानी कि श्वेत प्रकाश हम जब भेजेंगे तो वो 7 रंगों में बट जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? डिस्पर्सन बोल रहे हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? ये अच्छा, ये तुम लोग बताओ, ये लाइट अगर जाता सीधा जाता ऐसे हुआ, ये दाहिने क्यों मुड़ा दिया हम इस लाइट को? ये रेयरर से डेंसर में जा रहा है। ठीक है, और फिर उसके बाद ये क्या हुआ? फिर ये डेंसर से रेयरर में जा रहा है। इसका अगर ऐसे नॉर्मल बनाएंगे तो ये नॉर्मल के टुवर्ड्स हो गया, ये अगर नॉर्मल है, ये परपेंडिकुलर इसका ये होगा ना। ये सबको समझ में आ रहा है ये बात? इस सरफेस पे ये लाइट ऐसे है, ये नॉर्मल है, ये है परपेंडिकुलर, इसका लाइट को ऐसे जाना चाहिए था। एक्चुअली अगर सीधा जाता तो ऐसे जाता, ये दिख रहा है सबको। ये अगर ऐसे जाता तो, अगर सेम माध्यम होता तो वो सीधी रेखा में चला जाता। यहां क्या हुआ? माध्यम बदल गया, ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रहा है, रेयरर से डेंसर आ रहा है, तो ये क्या होगा? नॉर्मल के अभिलंब के तरफ झुकेगा, हल्का अभिलंब के हल्का तरफ मुड़ेगा, तो ये अभिलंब है, इसके तरफ मुड़ गया, और ये फिर वैसे ही अभिलंब से दूर जाएगा। तो इस तरीके से ये जो है व्हाइट लाइट जो है मेरा मुड़ेगा। अब मुड़ना तो नॉर्मल सा बात था, ये तो अभी तक हम लोग पढ़े ही थे अपवर्तन में कि मुड़ जाएगा लाइट, व्हाइट लाइट। लेकिन यहां मुड़ने के अलावा क्या हो गया? 7 भागों में बढ़ गया। मुड़ना तक तो सेम बात है ना जो अपवर्तन में हम लोग पढ़ेंगे, भाई लाइट अगर ग्लास में जाएगा तो नॉर्मल के टुवर्ड्स मुड़ेगा, और अगर ग्लास से बाहर निकल रहा है तो नॉर्मल से अवे जाएगा। यहां तक तो सबको क्लियर है। अब एक इसमें नया बात बोल दी है कि भाई ये अगर प्रिज्म हो तो प्रिज्म से जब गुजरेगा तो ये 7 भागों में बढ़ जाएगा। तो अब 7 भागों में बटेगा, मतलब कोई ज्यादा हुआ है रिफ्रैक्ट और कोई कम हुआ है। ये बात तो क्लियर आ रहा है। तो सबसे ज्यादा जो होता है वो होता है वायलेट होता है, और ऐसे करते करते विब ग्योर मेरा बन जाता है। तो सबसे कम कौन सा होगा? सबसे ज्यादा वायलेट, और सबसे कम कौन सा होगा? रेड। तो ये डायग्राम बना लो।
इसको भी मिटा दे रहे हैं, रुको 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 एक सेकंड। ठीक है, व्हाइट लाइट को भेजे प्रिज्म में और फिर प्रिज्म से निकाले 7 कलर में। यहां बार बार हम लाइट को मोड़ रहे हैं, ऐसे एंगल पे गया फिर सीधा हो गया फिर ये ऐसे हो गया। अगर ये सीधा जाता तो ऐसे होता, लेकिन क्योंकि माध्यम बदला इसलिए मुड़ गया। फिर वैसे ही ये फिर यहां से यहां जा रहा है तो माध्यम बदला इसलिए फिर से मुड़ गया। अब कोई ज्यादा मुड़ रहा है कोई कम मुड़ रहा है। सातों लाइट जो है एक जैसा, सातों रंग का जो है वो एक जैसा नहीं मुड़ता है, मतलब सातों का जो अपवर्तन है वो एक जैसा नहीं होता है। और सातों को अलग अलग कर देना, इसी को हम लोग डिस्पर्सन बोल रहे हैं, जिसमें कि वायलेट का जो है सबसे ज्यादा हो रहा है और रेड का जो है सबसे कम हो रहा है। हाँ, इसीलिए सातों का एक साथ नहीं होता है, क्योंकि सातों का जो स्पीड होता है, जो गति जो होता है वो सबका अलग अलग होता है। तो इसी के कारण सातों रंग का जो वो है अलग अलग इससे निकलेगा। ठीक है, सातों रंग का स्पीड हम लोग देखे थे। अच्छा, हवा में क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि सातों रंग का हवा में स्पीड सेम है। हवा और वैक्यूम, निर्वात और एयर में जो है सातों रंग का स्पीड जो है वो क्या है? बराबर है, ये लिखवाए थे। लेकिन इन दोनों के अलावा कहीं भी सातों रंग का स्पीड अलग है, जिसमें सबसे कम स्पीड किसका था? वायलेट का। वेरी गुड, सबसे पहले ये बोला है, वायलेट का सबसे कम स्पीड था और रेड का सबसे ज्यादा था। नीचे वाले एरो में दो ही चीज लिखे थे, तरंग दैर्ध्य और स्पीड। मतलब वो विबग्योर वाला कम से कम हम 2-3 क्लास में वो बनवाए ना, विबग्योर बनवाए और नीचे एरो बनाए एक, और एक ऊपर एरो उल्टा डायरेक्शन में बनाए। नीचे हम लोग लिखे थे तरंग दैर्ध्य और स्पीड, यानी कि नीचे लिखे मतलब वायलेट से रेड की तरफ बढ़ रहा है, वायलेट का सबसे कम रेड का सबसे ज्यादा। क्या दो चीज? स्पीड और तरंग दैर्ध्य। और ऊपर में हम लोग अभी तक 3 चीज कर चुके हैं। क्या 3 चीज किए हैं? एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। 3 चीज किया था ना, कि उसमें क्या था कि रेड का सबसे कम और वायलेट का सबसे ज्यादा क्या था? तुम्हारा एनर्जी था, ऊर्जा यानी कि फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, और तीसरा था तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहां पे चौथा पॉइंट उसमें लिखेंगे। पहले ये वाला डायग्राम बना लिए, ठीक है, इसमें लिखो। हाँ, बैगनी रंग के प्रकाश का, बैगनी रंग के प्रकाश का क्या हुआ? नहीं समझ में आ रहा है ये बात। बैगनी रंग के प्रकाश का विचलन सबसे अधिक होता है, बैगनी रंग के, वही डिफ्लेक्शन, विचलन, बैगनी रंग के प्रकाश का विचलन सबसे अधिक होता है क्योंकि प्रिज्म में बैगनी प्रकाश का चाल, हाँ वेरी गुड, बैगनी प्रकाश का चाल सबसे कम होता है। बैगनी रंग के प्रकाश का विचलन सबसे अधिक होता है क्योंकि प्रिज्म में बैगनी प्रकाश का चाल सबसे कम होता है। और इसका जस्ट वाइस वर्सा लिख देना अपने से, लाल रंग का प्रकाश का विचलन सबसे कम होता है क्योंकि प्रिज्म में लाल प्रकाश की सबसे चाल सबसे अधिक होती है। ठीक है, एंड वाइस वर्सा लिख दो, अब पूरा लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब जस्ट उल्टा। एक बार ये डायग्राम बना ही देते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, पास में बना रहे हैं, ये बहुत बार कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, जिसको वाइस वर्सा नहीं समझ में आ रहा है पूरा लिख लो कि लाल रंग का प्रकाश का विचलन सबसे कम होता है क्योंकि प्रिज्म में लाल प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हो गया हम लोग, एनर्जी यानी कि ऊर्जा हो गया, और एक और हम लोग पढ़े थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हमको यह बताओ कि ये जो हम लोग अभी पढ़े हैं डिस्पर्सन, यानी कि हम लोग ये वर्ण विक्षेपण पढ़े, ये ऊपर लिखेंगे या नीचे लिखेंगे? यहां तक सबको क्लियर था ना? ये 2-3 क्लास में बताए थे, इसमें कोई डाउट है? सबसे कम वायलेट का होता है तुम्हारा लैम्डा और स्पीड यानी कि वेवलेंथ और चाल, तरंग दैर्ध्य और चाल जो होता है सबसे कम वायलेट का होता है, उससे ज्यादा तुम्हारा
इंडिगो का होता है, उससे ज्यादा तुम्हारा ब्लू का, फिर ग्रीन का, फिर येलो का, फिर ऑरेंज का, और सबसे ज्यादा किसका होता है? रेड का। ये दो चीज। और ठीक उल्टा इसका ये होता है फ्रीक्वेंसी, एनर्जी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये तीनों हम लोग पढ़ा चुके हैं, ये तीनों टॉपिक में, कि सबसे कम किसका होगा? ये तीनों लाल का होगा, और सबसे ज्यादा किसका होगा? वायलेट का। अब हम पूछ रहे हैं कि इसमें यहां पे ऊपर में लिखे हम जो अभी टॉपिक पढ़ाए डिस्पर्सन, या नीचे में लिखे? मतलब सबसे कम वायलेट का सबसे ज्यादा रेड का लिखे, या सबसे कम रेड का सबसे ज्यादा वायलेट का लिखे? ये एरो का डायरेक्शन दिख रहा है ना, जिस तरफ एरो जा रहा है उस तरफ बढ़ रहा है। जहां से एरो शुरू हो रहा है वहां कम है सबसे, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे एरो में वैसे वैसे बढ़ते जाएगा। तो नीचे वाला एरो ऐसे दिखा रहे हैं, मतलब नीचे सबसे कम, आगे सबसे ज्यादा। और ऊपर वाला एरो ऐसे दिखा रहे हैं, मतलब सबसे लास्ट वाला का सबसे कम, और सबसे कम ना यहां वाला रेड वाले को, और इधर वाले का सबसे ज्यादा। तो अब हम पूछ रहे हैं कि डिस्पर्सन को यहां लिखे या यहां लिखे? अभी जस्ट जो टॉपिक पढ़े हैं उसको। अच्छा, नीचे कितने लोग बोल रहे हैं? हाँ, तो नीचे कितने लोग बोले थे? यहां से तो दो तीन लोग बोले हैं, आवाज आए। नीचे कितने लोग बोले हैं? तीन चार लोग यहां से हाथ उठाए, वहां से एक, और बाकी लोग? ऊपर कितने लोग बोल रहे हैं? ठीक है, बाकी इधर से कुछ लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये लोग तो एक भी नहीं हाथ खड़ा किया है। तुम लोगों को कुछ नहीं समझ में आया? तुम लोग चारों को समझ में नहीं आया? ऊपर, हाँ तो हाथ। आवाज anyway, जब तक बैटरी आ रहा है, ऊपर नीचे में समझ में ना, नीचे मतलब कम से ज्यादा हो रहा है, ऊपर मतलब यहाँ रेड का सबसे कम है और वायलेट का सबसे ज्यादा है। तो वायलेट रेड का सबसे हाँ जी। देखिए, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आपके आपके बीच अभी न्यूज़ चैनल से आए हैं। आपने पेपर के माध्यम से देखा होगा कि बिहार सरकार रोजगार के प्रति काफ़ी जागरूक है। ठीक है, खासकर आप लोगों के लिए सुनहरा अवसर है। उसको लेकर करीब 5 लाख, 5.25 लाख के आसपास वैकेंसी आने वाली है। पेपर में पढ़ा आज? उसी के लिए आपके मन में क्या चल रहा है, आप तैयारी कैसे करते हैं, आपकी तैयारी कैसे कराई जाती है, आपके जो मार्गदर्शक हैं किस तरह से तैयारी आपको कराते हैं, उसके बारे में 4-5 लोग ऐसे हैं जो बोल सकते हैं। 3 लड़की 3 लड़का। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि फिर वहाँ माइक के सामने कुछ बोल दिया, ऐसा नहीं। आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लगे कि आप हाँ कंपटीशन की, आप किसी भी ऐसी सेवा की तैयारी करते हैं जो आपको बोलने में हिचक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं उनको बुलाता हूँ। 3 लड़की सेलेक्ट हो जाइए। ऐसा नहीं बोल रहे हैं फिर बात कट रही है, ऐसी नहीं होनी चाहिए। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, कुछ नहीं, नॉर्मल आपके मन में जो चल रहा है वो बताइए। आप इसको किस तरह से देखते हैं? चूंकि आप एक बेरोजगार हैं, सबसे ज्यादा जरूरत आपको है।
आपकी तैयारी कैसे कराई जाती है, आप जिस संस्थान से जुड़े हैं उसमें आपकी तैयारी कैसे हो रही है, जो आपके मार्गदर्शक बड़े सर हैं उनके द्वारा कैसे, इन सब चीजों को आपको सामने रखना है। ओके, हेलो। हाँ, तो हम लोग 7 रंगों में श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में बांटे, जिसमें हम लोग बोल रहे हैं कि सबसे कम जो है मेरा बैगनी प्रकाश यानी वायलेट रंग का क्या क्या होगा, तरंग दैर्ध्य और स्पीड होगा, साथ में बोलते जाओ। और सबसे ज्यादा किसका होगा, रेड का होगा, क्या क्या, तरंग दैर्ध्य और मेरा चाल, ठीक है। और इसका ठीक उल्टा हम लोग बोल रहे हैं, ऊपर में 3 चीज हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जो हो गया तुम्हारा एनर्जी हो गया यानी कि ऊर्जा हो गया, आवृत्ति हो गया और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। ये 3 का हम लोग क्या बोल रहे थे कि रेड का सबसे, लाल का सबसे, और कोई जाओ तुम जाओ ना, अच्छा बोलते हो, अच्छा क्लास में अच्छा बोलते जाओ। वो उसको ले जाइए सर, वो अच्छा बोलता है वहां पे, वो शर्ट में जो है। तुम चले जाओ ना, तुम चले जाओ ना, तुम अच्छा बोलते हो, जाओ। अरे बोलोगे कॉन्फिडेंटली, टीवी में भी आ जाओगे। आई अप्रिशिएट दिस। ये अच्छे बात बोले, दिल की बात बोल दी है तुम तो भाई। हाँ, ओ न्यूज चैनल का कुछ। भाई एकदम दिल पे लगने वाला बात बोल दिया। फेमस तो होंगे जब रिजल्ट करेंगे। शोर मेरा वो कामयाबी शोर मचाएगा, मेहनत नहीं। वो है, बात सही है एक्चुअली। 4 रिलेटिव को तुम पहले से बता के रखोगे ना, सर पे चढ़े रहेंगे, किसी को बताओ मत तैयारी कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा बात बोला कि जब फेमस होंगे जब रिजल्ट आएगा। वो कहावत है ना कि तुम्हारे मेहनत को शोर मत मचाने दो, तुम्हारे कामयाबी खुद शोर मचाएगा, तुम मत शोर मचाओ। ठीक है, ताली मत बजाओ। ठीक है, वापस क्लास पे आ जाते हैं हम लोग। वेवलेंथ यहाँ पे, हाँ यहाँ पे शुरू करें ना, आ जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां तक हम लोग ये क्लियर हो गया था। डिस्पर्सन को यही डायग्राम बना, जहां बनाए थे या नया बना के यहाँ पे डिस्पर्सन भी लिख देना। ठीक है, एक पॉइंट अभी हम बताएं वो लिख ही दो। प्रकाश का रंग उसके तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। हाँ, वेवलेंथ, प्रकाश का रंग उसके तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। एक क्वेश्चन ऐसे ही दिमाग में आ गया, तारे का रंग, स्टार का रंग क्या चीज पे डिपेंड करता है? स्टार हम लोग इतनी बार पढ़े। तारा जो आसमान में तारा है, उसका रंग क्या चीज पे डिपेंड करता है? परावर्तन के कारण तो वो चमकता है, हम ये नहीं पूछ रहे। उसका जो रंग है, डिस्टेंस बोल रहा है और उसके गर्मी के कारण। ये गर्मी बोल रहा है और ये डिस्टेंस बोल रहा है, दोनों ही भाई सही बोल रहे हैं। तारे का रंग उसके तापमान एवं उसके एज, गर्मी नहीं, उसके एज के कारण डिपेंड करता है। तापमान और एज, सॉरी डिस्टेंस पे नहीं करता है, सॉरी तापमान और एज पे करता है, डिस्टेंस पे नहीं करता है। हाँ, तो वही गैस जो है वो एज के कारण, मेन जो है उसी गैस के कारण जो तापमान क्रिएट होता है उस पे रंग डिपेंड कर रहा है और एज पे। ये लिख ही लो ना, कहीं छोटा सा लिख लो। तारे का रंग उसके तापमान एवं एज यानी उम्र पर निर्भर करता है। तारे का रंग उसके तापमान एवं उम्र यानी कि एज पर निर्भर करता है, डिस्टेंस पर नहीं करता है, सॉरी।
डिस्पर्सन, अभी हम लोग डेविएशन भी होगा, डिस्पर्सन भी होगा। अभी हम लोग डिस्पर्सन पढ़े ना, तो डिस्पर्सन सबसे ज्यादा ये इसका हो रहा है, और सेम डेविएशन के कारण डिस्पर्सन हो रहा है, इसलिए डेविएशन भी होगा यहां पे। सिर्फ रेड का डिस्पर्सन नहीं हो सकता है ना, व्हाइट लाइट का ही डिस्पर्सन हो रहा है ना। तो ये अगर श्वेत प्रकाश में अगर देखें, एक व्हाइट लाइट में देखें, तो सातों को कंपेयर कर रहे हैं कि किसका डिस्पर्सन सबसे कम हो रहा है और किसका सबसे ज्यादा हो रहा है। इसका क्वेश्चन है कि अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ये पूछा है कि सिर्फ अगर जैसे आप लिखें कि रेड का सबसे कम, वायलेट का सबसे ज्यादा डिस्पर्सन हो रहा है, तो सिर्फ एक सिंगल प्रकाश का डिस्पर्सन हो सकता है क्या? नहीं। डिस्पर्सन मतलब क्या हुआ कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजर रहा है तो वो 7 भाग में बट रहा है। रेड खुद अकेला गुजरेगा तो वो किसमें बटेगा? तो श्वेत प्रकाश क्या हो जाता है? यहां पे जब हम डिस्पर्सन लिखाएं, इसका मतलब कि पूरे कंपेयर में, सारे के कंपेयर में लिखाएं कि रेड का सबसे कम हो रहा है डिस्पर्सन और वायलेट का सबसे ज्यादा हो रहा है जब श्वेत प्रकाश गुजर रहा है। जैसे ही हम डिस्पर्सन लिखे, इसका मतलब हम सातों रंग की बात कर रहे हैं। जैसे ही हम वर्ड डिस्पर्सन लिखे, इसका मतलब हम श्वेत प्रकाश को सातों रंग में बांट रहे हैं। अभी तुरंत हम लोग डिस्पर्सन का डेफिनेशन क्या लिखे थे? अभी पीछे देखो ना क्या लिखे हैं डिस्पर्सन में, कि जब श्वेत प्रकाश अगर प्रिज्म से गुजरता है तो वो 7 रंगों में बटता है। तो जैसे ही डिस्पर्सन वर्ड आया, इसका मतलब श्वेत प्रकाश 7 रंग में बट रहा है। उस बेसिस पे हम ये बोल रहे हैं कि रेड सबसे कम हो रहा है और वायलेट का सबसे ज्यादा हो रहा है। और ये वर्ड भी सही बोला कि साथ में हम लोग डेविएशन भी बोल सकते हैं कि कौन ज्यादा किसमें मुड़ रहा है। ठीक है, तो यहां पे डेविएशन भी लिख सकते हो। क्या हो रहा है? ठीक है, डेविएशन भी यहां पे लिख सकते हैं हम लोग। एक मिनट देख रहे हैं हम भी, डेविएशन का है विचलित, विचलन। विचलन सबसे ज्यादा, सबसे कम रेड का हो रहा है और सबसे ज्यादा वायलेट का हो रहा है। ठीक है, डेविएशन, विचलन जो हो रहा था वो सबसे कम रेड का हो रहा है, सबसे ज्यादा वायलेट का हो रहा है। यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है, ये 2 पॉइंट ऐसे ही लिखवा दिए थे कि तारे का रंग उसके तापमान एवं उम्र पर डिपेंड करता है। जो तुम्हारा लाइट का कलर है वो उसके रंग का कलर किस पे डिपेंड करता है? उसके तरंग दैर्ध्य पे। मतलब ये वायलेट रंग है या ये रेड रंग है, क्यों? या हम ये मान लो ब्लू रंग का पहने, ये ब्लू क्यों दिख रहा है? क्योंकि इसका कलर जो है, इसका तरंग दैर्ध्य के कारण, जो लाइट जो इससे रिफ्लेक्ट हो रहा है उसका जो तरंग दैर्ध्य है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन, स्कैटरिंग। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इंग्लिश वाले, हिंदी में प्रकाश का प्रकीर्णन। इसमें लिखो, जब प्रकाश वायुमंडल होकर गुजरती है, जब प्रकाश वायुमंडल होकर गुजरती है। देखो इंग्लिश में हम सारा पूरा डेफिनेशन अगर हम इंग्लिश में लिखाएंगे तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा क्लास, हर चीज 1.5 घंटा का क्लास 3 घंटा हो जाएगा। लेकिन जो कीवर्ड्स है वो हम इंग्लिश में लिखवा दे रहे हैं, बाकी तो हिंदी में समझ ही आ रहा है ना। प्रकाश, वायुमंडल, ये सब तो समझ में आ रहा है सबको, खाली प्रकीर्णन नहीं समझ में आएगा। प्रकीर्णन को लिखा दिया हम स्कैटरिंग। जो भी तुम्हारा कीवर्ड है जो फिजिक्स का है, जिसमें मतलब ही बदल जाता है भाई, जो हम भी इंग्लिश मीडियम में, हम भी स्कैटरिंग, हमको पहले प्रकीर्णन बताते तो हमको नहीं पता चलता क्या है। हम स्कैटरिंग पढ़े, हमको स्कैटरिंग ही पढ़ा था, तो इसीलिए हम कीवर्ड को हम दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल ले रहे हैं। बाकी हिंदी इंग्लिश तो ट्रांसलेट कर ही सकते हो अपने में। ठीक है, जब प्रकाश वायुमंडल होकर गुजरती है तब, जब प्रकाश वायुमंडल होकर गुजरती है तब वायुमंडल में उपस्थित, वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे धूल कणों, छोटे छोटे धूल कणों, जिसको इंग्लिश में एरोसॉल भी बोलते हैं, छोटे छोटे धूल कणों द्वारा विभिन्न दिशा में विसरित हो जाती है।
हाँ, विसरित हो जाती है यानी कि फैल जाता है, ठीक है। विसरित, विसरित यानी कि फैल जाना, ठीक है। इस घटना को, इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्लास के बाद पूछते हैं, ठीक है। बाद में क्लास के बाद हम भी पूछ लेंगे, हमको भी वो हो रहा है कि पूछ लेंगे, क्लास खत्म कर लेते हैं फिर हम लोग पूछ लेंगे कि क्या हुआ है, ठीक है। आराम से जाना मत, तुम लोग जाके पूछ के जाएंगे, ठीक है। चलो, स्कैटरिंग ऑफ, हम लोग जो लोग बाहर थे, हम लोग इस नया हेडिंग लिखवाए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। उसमें इतना सा डेफिनेशन लिखवाए, इतना सा जगह छोड़ देना, अभी तक हम समझाए कुछ नहीं है, ठीक है। जब प्रकाश वायुमंडल होकर गुजरती है तब वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे धूल कणों द्वारा विभिन्न दिशा में विसरित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। मतलब क्या हुआ, जब जो लाइट है मेरा मेरा वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर से गुजरता है, तो एटमॉस्फेयर में क्या है, छोटा छोटा बहुत सारा कण सब है, धूल का और भी चीजों का बहुत सारा कण है, छोटा छोटा बहुत सारा कण दिखता है। जहां कंस्ट्रक्शन साइट होता है वहां पे दिखता है, कुछ बन रहा है बिल्डिंग, वहां पे दिखता है उड़ता हुआ धूल। और बहुत सारा जो यहाँ पे है नहीं दिख रहा है, अभी तो नहीं दिख रहा है धूल, लेकिन यहां भी बहुत छोटे छोटे कण बहुत सारे हैं। उस कणों से जब प्रकाश गुजरता है तो प्रकाश उससे टकरा के उसके थ्रू डिस्पर्स हो जाता है, मतलब फैल जाता है, विसरित हो जाता है। उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन बोल रहे हैं। बात समझ में आ रहा है, प्रकाश फैल जा रहा है, विसरित हो जा रहा है, ये वर्ड कीवर्ड है, इस पे ध्यान रखना। इसी से सारा हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे, सॉरी एग्जाम्पल बनाएंगे, न्यूमेरिकल नहीं, इसी से सारा एग्जाम्पल बनाएंगे, इससे काफी सारा एग्जाम्पल आता है, ठीक है। जब प्रकाश जो है वायुमंडल में धूल के कणों से टकराता है तो वो विसरित हो जाता है, उसी को हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग कह रहे हैं। ये बात समझ में आ रहा है। यहां पे मतलब अगर प्रकाश निर्वात में है तो वहां पे प्रकीर्णन हो सकता है, नहीं हो सकता है। पॉसिबल है प्रकाश का निर्वात में प्रकीर्णन, नहीं पॉसिबल है, ठीक है। याद हो हम एक बात लिखवाए थे कि अंतरिक्ष से जब हम पृथ्वी को देखते हैं, याद है, अंतरिक्ष से जब हम पृथ्वी को देखते हैं तो पृथ्वी किस रंग का दिखता, काला दिखता है। और वहां पे हम एक रीजन लिखवाए थे, क्योंकि लिखवाए थे या हम बताए थे उस समय, क्योंकि वहां पे प्रकाश का प्रकीर्णन या स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होता है, इसीलिए वो पृथ्वी काला दिखता है। वही स्कैटरिंग का बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या हुआ, वो तो ब्लैक इसलिए दिख रहा है क्योंकि लाइट नहीं है, रात में आकाश ब्लैक दिख रहा है क्योंकि लाइट ही नहीं है वो। और तारा के कारण जो थोड़ा थोड़ा जो तारा बहुत दूर है उस वो जिसका है उसके थ्रू देख पा रहे हैं। मून जो है वो सन का लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है तो मून को देख पा रहे हैं, तारा का खुद का अपना लाइट होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हेडिंग इसी में डालो, अभी टॉपिक कंटिन्यू है, रेलिक लॉ। हिंदी में भी इसका नाम रेलिक ही है, हिंदी में रेलिक लॉ, ठीक है। रेलिक का नियम, रेलिक का नियम, बाद क्लास के बाद ये डिस्कस, ठीक है। क्या बोल रहे हो, रेलिक का नियम, रेलिक का नियम, ये नाम है भाई, ये साइंटिस्ट का नाम है, ये भाई साहब एक नियम दे के गए हैं वही लिखवा रहे हैं, ठीक है। ये कोई टॉपिक नहीं है, रेलिक का नियम, ठीक है। ये लिखो, प्रकीर्णन, प्रकीर्णन इज, प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा का पावर 4। प्रकीर्णन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा का पावर 4। लैम्डा क्या है यहां पे, वेवलेंथ, तो ये लिख लो, प्रकीर्णन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 वेव, तरंग दैर्ध्य की पावर 4। क्या बोल रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है क्या, स्कैटरिंग प्रकीर्णन
के आगे ये साइन लगाओ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला साइन लगाओ, 1 बटा सामने लिखो लैम्डा के पावर 4। ये क्या नहीं समझ में आ रहा है इसमें? ये बेसिक फॉर्मूला है कि स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा की पावर 4। मतलब लैम्डा क्या है? ये लैम्डा क्या होता है बताओ? वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य है। तो यही लिखवा रहे हैं कि स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ 1 बाई वेवलेंथ का पावर 4। ठीक है, यही रेले का तुम्हारा नियम है कि प्रकीर्णन, अगर वेवलेंथ किसी का ज्यादा है तो उसका प्रकीर्णन क्या होगा? कम होगा, और जिसका वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य कम है उसका प्रकीर्णन क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, इसका हिंदी नाम ऐसे लिखते हैं, रेले लिखते हैं। ठीक है, इसका हिंदी हमको भी देखना पड़ा, रेले का है रेले, ऐसे लिखते हैं इसको। ठीक है, र में एक आर, ल में एक आर। ठीक है, इंग्लिश में ये नाम है RAYLEIGH। ठीक है, और हिंदी में रेले प्रोनाउंसिएशन है इसका, मतलब इसका असली प्रोनाउंसिएशन रेले होगा। ठीक है, ठीक है, चलो। अच्छा, अब एक बात बताओ हमको, समझ में आ गया ना? पीछे जो पूछ रहा था, पीछे व्हाइट टी शर्ट, समझ में आ गया ना? ठीक है, यहां पे हम कहां लिखेंगे अभी? प्रकीर्णन जो अभी पढ़े हैं, स्कैटरिंग जो पढ़े हैं, ऊपर लिखेंगे कि नीचे लिखेंगे? अच्छा, नीचे कितने लोग बोल रहे हैं? यहां से भी नीचे कोई बोल रहा था, और ऊपर कितने लोग बोल रहे हैं? क्यों ऊपर क्यों लिखवा रहे हो तुम लोग? क्योंकि वेवलेंथ के उल्टा है। वेवलेंथ जहां जिसका सबसे कम होगा उसका जो है प्रकीर्णन क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा, और जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा उसका प्रकीर्णन क्या होगा? सबसे कम होगा। सबसे कम रेट का लिखना है तो यहां पे हम लोग स्कैटरिंग यानी कि प्रकीर्णन लिख देंगे ऊपर ही, उसी डायग्राम में स्कैटरिंग को ऊपर लिख दो। ठीक है, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से तुम्हारा काफी सारा क्वेश्चन बनेगा। याद होगा हम फर्स्ट क्लास में बोले थे कि एक हम डायग्राम बनाएंगे, उसी में घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछेगा। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई ग्रीन और इंडिगो, चार ऑप्शन दे देगा, इन चारों रंगों में किसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है? और ऑप्शन दे दिया रेड, ऑरेंज, ब्लू, इंडिगो। क्या होगा? इंडिगो। समझ रहे हो? ये जो 5-6 बात हम लिखवा रहे हैं, इससे घुमा फिरा के 50 क्वेश्चन आ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो एरो के डायरेक्शन से इसीलिए दिखा रहे हैं, कई बार होता है कि रेड और वायलेट याद कर लेते हैं। भाई रेड और वायलेट से पूरा मूवमेंट है कि रेड का सबसे ज्यादा है, वायलेट का सबसे कम है, मतलब बीच में ऐसे है। कई बार आजकल एग्जाम में रेड और वायलेट नहीं पूछता है, बीच का पूछता है, तो तुमको इसीलिए ये देखना पड़ता है। समझ गए? ठीक है, अब कुछ हम लोग उदाहरण देखेंगे। ये पॉइंट लिख लोगे क्या? लिख लो। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बढ़ने से प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बढ़ने से प्रकाश का प्रकीर्णन क्या हुआ? फास्ट हो रहा है क्या? यस सर बोल रहा है एक दो लोग। देखो, ये लॉ है, जो रेले का लॉ है कि जो प्रकीर्णन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई लैम्डा की पावर 4 है, यानी कि वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य का पावर 4 है इनवर्सली प्रोपोर्शनल में। मतलब ये जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ये क्या होगा? घटेगा। जैसे जैसे मेरा लैम्डा बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा स्कैटरिंग जो है वो क्या हो जाएगा? घटेगा। यही बात बोल रहे थे। ठीक है, तो लिखो, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बढ़ने से प्रकाश का प्रकीर्णन कम होता है। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बढ़ने से प्रकाश का प्रकीर्णन कम होता है। इसी में एग्जांपल लिख लो, लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे क्या है? अधिक होता है। लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, जिसके कारण प्रकीर्णन कम होता है। मतलब समझ में आना है ना तुम लोग को? रेड का तुम्हारा वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा, इसीलिए उसका डिस्पर्सन सबसे कम होगा। ठीक है, और वाइस वर्सा, बैगनी में जस्ट उल्टा हो जाएगा। और ये वाला जो हम डायग्राम बताए हैं, ये वाला जरूर बना लेना। इसमें बहुत सारा 2-3 चीज आज नया ऐड किए हैं,
ठीक है, स्कैटरिंग, डिस्पर्सन, डेविएशन सब ऐड किए। अब लिखो प्रकीर्णन संबंधी कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण, जिससे तुम्हारा क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं। प्रकीर्णन संबंधी कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण मतलब स्कैटरिंग का एग्जांपल्स हम लोग लिख रहे हैं, एग्जांपल्स ऑफ स्कैटरिंग। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले कोई बोल रहा था कि आकाश जो होता है वो दिन में कैसा दिखता है, जनरली हल्का उजला और हल्का नीला दिखता है। उजला सनलाइट के कारण ज्यादा सनलाइट हो, लेकिन ऐसे तुम देखोगे तो हल्का सा नीलापन लिए रहता है। अभी तो काला दिख रहा है क्योंकि बादल है, ठीक है, लेकिन ऐसे जनरली हल्का क्या दिखता है, नीला दिखता है। भाई नीला क्यों दिखता है, वो नीले रंग का है। पार्टिकल से लाइट का तुम्हारा क्या बोल रही थी, तरंग दैर्ध्य किसका? देखो अभी हम लोग बोल रहे हैं स्कैटरिंग सबसे ज्यादा, सही बोल रही हो, सही। तरंग दैर्ध्य ज्यादा कम, पॉइंट सही डायरेक्शन में सोच रही थी, लेकिन ये सही बोल रहा है कि ब्लू का तरंग दैर्ध्य जो है वो अधिक नहीं कम होता है ना। ब्लू और वायलेट और इंडिगो ये इसका कम होता है ना, ये भी वही बोले थी वो। तो इन तीनों का जो है कम होता है, ये तीनों लगभग नीला है, ठीक है। ब्लू, वायलेट, इंडिगो सब नीला ही का एक वेरिएशन है। इसका तरंग दैर्ध्य क्या है, कम है, तो इसका स्कैटरिंग यानी कि प्रकीर्णन क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। मतलब जब श्वेत प्रकाश जब सूरज से आ रहा है और जब वो हमारे वायुमंडल में घुस रहा है, जो हमारे वातावरण में एटमॉस्फेयर में घुस रहा है, वहां पे क्या है, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल बहुत सारे हैं। डस्ट पार्टिकल के कारण क्या हो रहा है, अभी हम लोग पढ़े हैं, क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। प्रकाश जब डस्ट पार्टिकल से गुजरता है, जब मेरे वायुमंडल में घुसता है, वो डस्ट पार्टिकल से टकरा के क्या हो जाता है, फैल जाता है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन बोल रहे हैं या स्कैटरिंग बोल रहे हैं। अब मेरा श्वेत प्रकाश आया, वो जैसे ही मेरे वायुमंडल में घुसा और जहां डस्ट पार्टिकल ज्यादा है वहां पे क्या होने लगा, वो क्या होने लगा, वो उसका स्कैटरिंग यानी कि उसका प्रकीर्णन होने लगा। यहां तक सबको समझ में आ रहा है। प्रकाश मेरा श्वेत प्रकाश वायुमंडल निर्वात होते हुए सूरज से निकला, निर्वात होते हुए वैक्यूम होते हुए आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं भाई, भाई साहब मस्त चलते हुए आ रहे हैं। जैसे ही चलते चलते हमारे वायुमंडल में घुसे, उसको क्या मिला, बहुत सारा डस्ट पार्टिकल मिला, छोटे छोटे धूल कणों मिले। उस धूल कणों से टकरा के क्या होगा, उसका विसरित हो जाएगा। विसरित होना मतलब उसको हम लोग क्या बोल लेते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन होना यानी कि स्कैटरिंग होना। अब भाई प्रकाश जो वो तो स्कैटर हो गया, तो ये सातों लाइट स्कैटर हो रहा है, लेकिन ज्यादा सबसे स्कैटर कौन होगा, वायलेट, उसके बाद इंडिगो, उसके बाद ब्लू, और सबसे कम क्या होगा, रेड। तो सबसे ज्यादा जो स्कैटर हो रहा है वो सबसे ज्यादा दिखेगा। तो शुरू का 3 जो कलर है वो ऑलमोस्ट ब्लू ही बना रहा है, और यही सबसे ज्यादा स्कैटर हो रहा है। इसी का जो है तुम्हारा प्रकीर्णन जो है सबसे ज्यादा हो रहा है, इसीलिए आकाश जो है मेरा नीला दिखता है, ठीक है। हिंडल इफेक्ट भी बोलते हैं इसको। अच्छा, अभी बीच में हल्का दिख रहा है, देखो ना, हल्का हल्का का वो है। अभी सुबह में भी निकले तो हल्का बादल बादल था, कल रात से ही बादल है, पता नहीं रात में बारिश हुआ है कि नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। अच्छा ठीक है, एनीवे तो प्रकीर्णन के कारण क्या है, प्रकाश जो है मेरा नीला दिखता है। दूसरा पॉइंट आ जाओ, इसी से मिलता जुलता, जो मेरा समुद्र है या बड़ा पानी जो है, पानी का कलर क्या होता है, पानी का कलर ब्लू बोल रहा है। असल में पानी का कलर क्या होता है, कोई कलर नहीं होता है, ठीक है, कलरलेस होता है पानी। पानी का कोई रंग नहीं होता है, ये बचपन से हम लोग पढ़े हैं। लेकिन ये बात समझ सही बोल रहा है कि दिखता, पानी जो दिखता है वो हम लोग का जैसे लेक में यानी कि तालाब में, समुद्र में खासकर, वो पानी क्या दिखता है, नीला दिखता है। ये भी क्यों होता है, फिर से प्रकाश जो जा रहा है वहां पे, जो पानी के कण जो है उससे क्या हो रहा है, टकरा के वो क्या हो रहा है, विसरित हो रहा है, यानी उसका स्कैटरिंग हो रहा है। स्कैटरिंग सबसे ज्यादा किसका होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू का। वायलेट का सबसे ज्यादा, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, तो इसीलिए वो नीला दिखता है। एक और रीजन है, जो समुद्र है उसका नीला दिखने का एक और रीजन है। अगर सिर्फ यही ऑप्शन है तो तुम ये कर दोगे, लेकिन अगर 4 ऑप्शन है, देखो पहला दे दिया स्कैटरिंग,
ठीक है, पहला हम लोग जितना टॉपिक हम लोग पढ़े हुए सब लिख लिए, स्कैटरिंग प्रकीर्णन, ठीक है, रिफ्रैक्शन अपवर्तन, तुम्हारा डिस्पर्सन, ठीक है, और तुम्हारा डी हम छोड़ दिया, मोर देन अबव। अब ये क्वेश्चन आएगा मान लो, तो तुम लोग स्कैटरिंग देखते साथ सबसे पहले ये मार दोगे कि क्वेश्चन पूछा तुम्हारा कि तुम्हारा समुद्र नीला क्यों दिखता है, तो तुम सबसे पहले स्कैटरिंग देख के मार दोगे। लेकिन ये चारों ऑप्शन इसमें इसलिए पढ़ना है क्योंकि एक रीजन और है, आकाश का जो रिफ्लेक्शन है उसके कारण भी नीला दिखता है। आकाश खुद नीला दिख रहा है, उसका रिफ्लेक्शन समुद्र में है, तो उसके कारण भी नीला वो दिखता है, रिफ्लेक्शन ऑफ स्काई। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन अबव हो जाएगा। रिफ्लेक्शन ऑफ स्काई नहीं, दोनों हो जाएगा ना, स्कैटरिंग भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, तो इसका मतलब इसका आंसर ई हो जाएगा, मोर देन अबव हो जाएगा। वायलेट का, क्योंकि वायलेट, इंडिगो, ब्लू तीनों मिला के जो है एक वायलेट भी एक क्या है, ब्लू का वेरिएशन ही है ना, तो सब मिला के एकदम ब्लू टाइप का दिखता है, एग्जैक्ट डार्क ब्लू तो नहीं दिखता है, वो ब्लूइश दिखता है, एक हल्का नीला, नीले रंग का हल्का, इसीलिए वो तीनों को मिला के एक नीले रंग हम लोग बोल रहे हैं। अब वो वही वाला बात है कि अब लड़की लोग का लिपस्टिक क्रिम्सन रेड होता है कि वो रेड होता है कि ये रेड होता है, अब वैसे बोलो, लेकिन ऐसे नीला, ठीक है, सॉरी नो ऑफेंस, ठीक है, ये जो बहुत देखे थे, लड़का लोग को नहीं पता है भाई, रेड मतलब लाल होता है भाई, वो क्रिम्सन रेड और ये रेड और वो रेड नहीं पता है भाई, एक ही हमको भी पता है, दूसरा तो पता भी नहीं है, रील में एक देखे थे क्रिम्सन रेड। हाँ ठीक है, चलो टॉपिक पे आ जाओ वापस से। तो एक बार फिर से हम दोहरा दे रहे हैं कि प्रकाश जब आता है वायुमंडल में तो उसका क्या होता है, डस्ट पार्टिकल से वो जब टकराएगा तो उसका क्या होगा, विसरण होगा, जिसके कारण उस इफेक्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग बोल रहे हैं। यहां तक सबको क्लियर है। लाइट जब आया, मेरा सूरज से लाइट आया, आसमान में जब छोटे छोटे कणों में उसका जब विसरण हुआ, तो विसरण सबसे ज्यादा किसका हो रहा है, तुम्हारा रेलिक लॉ के कारण, रेले लॉ के कारण जो है, रेले लॉ क्या बोल रहा है, 1/λ की पावर 4, मतलब जिसका वेवलेंथ सबसे कम होगा, जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा, उसका सबसे ज्यादा प्रकीर्णन होगा। इस फॉर्मूला से पता चल रहा है हमको। तो सबसे ज्यादा प्रकीर्णन इसके इसीलिए किसका होगा, वायलेट, इंडिगो, फिर वायलेट का होगा, फिर इंडिगो का होगा, फिर ब्लू का होगा। तो इसीलिए ये तीनों लगभग ब्लू है, तो इसीलिए प्रकाश का रंग मेरा नीला दिखता है। सिमिलरली उसी तरीके से पानी में भी प्रकाश का मेरा स्कैटरिंग हो रहा है, यानी कि विसरण हो रहा है, विसरण हो रहा है, प्रकाश का स्कैटरिंग हो रहा है। तो सबसे ज्यादा किसका हो रहा है, वायलेट का, फिर इंडिगो का, ब्लू का। क्यों हो रहा है, कौन से फॉर्मूला के कारण हो रहा है, रेले लॉ के कारण हो रहा है। रेले का लॉ बोलता है कि स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ की पावर वेवलेंथ का उल्टा चलेगा, मतलब लैम्डा का उल्टा चलेगा। तो लैम्डा सबसे कम वायलेट का, इसलिए इसका सबसे ज्यादा विसरण हो रहा है, इसलिए सबसे ज्यादा इसका प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग हो रहा है। तो फिर से जो है पानी भी मेरा नीला इसीलिए दिख रहा है। पानी का नीला दिखने का एक और रीजन ये भी है कि प्रकाश का जो है परावर्तन होता है पानी में, इसीलिए समुद्र का पानी जो है वो नीला। एक रीजन तो ये हो गया स्कैटरिंग के कारण, प्रकीर्णन के कारण, और दूसरा रीजन हो गया परावर्तन के कारण। अगर तुम्हारे ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ स्कैटरिंग दिया है तो तुम सिर्फ स्कैटरिंग मारोगे। ऐसा कोई एग्जाम दे रहे हो जहां 5 ऑप्शन वाला है तो वहां चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़ना कि कहीं कोई और ऑप्शन ये तो नहीं दे दिया है कि उसमें प्रकाश का आकाश का जो है तुम्हारा परावर्तन के कारण नीला दिखता है, तो वो भी आंसर क्या हो जाएगा, उसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल बोल रहे हैं, जो ट्रैफिक लाइट होता है या तुम्हारे गाड़ी के पीछे, मोटरसाइकिल गाड़ी जो पीछे होता है, वो रुकने के लिए कौन सा लाइट, जो खतरे का निशान है, या रुकने के लिए कौन सा यूज करते हैं, रेड लाइट यूज करते हैं। रेड लाइट क्यों यूज करते हैं भाई, ऑब्वियस सी बात है, कुछ ना कुछ इस टॉपिक में बता रहे, तो मतलब कुछ प्रकीर्णन से रिलेटेड बात है। तो रेड का जो है प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे कम होता है, सबसे कम प्रकीर्णन होता है, मतलब सबसे कम फैल रहा है। लाल रंग का लाइट जो होता है वो सबसे कम, ये दिख रहा है, तो सबसे कम प्रकीर्णन हो रहा है, इसका सबसे कम स्कैटरिंग हो रहा है रेड का। क्यों, कब सबसे कम हो रहा है, उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। उस रेड का तरंग दैर्ध्य, लाल का जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे ज्यादा है, इसीलिए उसका प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग सबसे कम हो रहा है। जो सबसे कम स्कैटरिंग हो रहा है, जिसका सबसे कम फैलाव हो रहा है, वो ज्यादा दूर तक दिखेगा। इसीलिए खतरे का निशान हमेशा मेरा लाल रंग से लेते हैं ताकि वो दूर तक दिखे, सबसे ज्यादा दूर तक दिखे। इसीलिए खतरे का निशान जैसे कि तुम्हारे गाड़ी के पीछे हो गया या ट्रैफिक लाइट रुकने का सिग्नल हो गया, उसको हम लोग लाल लेते हैं। एक और एग्जांपल, सूर्य जो उगते और डूबते वक्त
पहले हम ये पूछ रहे हैं, सूर्य उगते और डूबने के 2 मिनट बाद भी और 2 मिनट पहले भी क्यों दिखता है? अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन के कारण दिखता है। डूबने के 2 मिनट बाद तक भी दिखता है और डूबने के 2 मिनट पहले, सॉरी, उगने के 2 मिनट पहले ही दिख जाता है। ये तो हमको पता था, अपवर्तन। लेकिन उगता सूरज और डूबता सूरज जो होता है वो सब बहुत ज्यादा क्या दिखता है? लाल, एकदम बहुत ज्यादा लाल दिखता है। वो इसीलिए दिखता है कि जब वो हमारे जस्ट अर्थ के मेरे आई साइड से विजिबल हो रहा है, जब उग रहा है तो रिफ्रैक्शन करके लाइट पहुंच रहा है। एक्चुअली अब मेरा ये तो नहीं है, उगा नहीं है, उगने के 2 मिनट पहले ही से हमको दिख रहा है। तो लाइट मेरा रिफ्रैक्ट होके आ रहा है, बहुत दूर से आ रहा है, रिफ्रैक्ट होके बहुत दूर से रिफ्रैक्ट होके आ रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है, बहुत सारा लाइट क्या हो जा रहा है, वो फैल के खत्म हो जा रहा है वहीं पे, और एक ही 2 लाइट पहुंच पा रहा है। तो जो सबसे कम जिसका वो होगा, फैलाव होगा, वही तो मेरे आंख तक पहुंचेगा उगने और डूबने के समय। तो सबसे कम किसका होता है स्कैटरिंग? लाल का, इसीलिए सबसे ज्यादा लाल दिखता है। तो अगर क्वेश्चन ये पूछे कि 2 मिनट पहले, सूरज उगने के 2 मिनट पहले और सूरज डूबने के 2 मिनट बाद तक क्यों दिखता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे कि उगता सूरज और डूबता सूरज जो होता है अधिक लाल दिखता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश का प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, तो अब एग्जांपल्स लिख लो कुछ कुछ। प्रकीर्णन संबंधी कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण, प्रकीर्णन संबंधी कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। सबको समझ में आ रहा है यहां तक? कुछ फास्ट तो नहीं हो रहा है? अच्छे से समझ में आया सबको? ठीक है, पहला पॉइंट लिखो, आकाश का रंग। प्रकीर्णन संबंधी कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हम लोग लिख रहे हैं, मतलब एक स्कैटरिंग के हम लोग एग्जांपल्स लिख रहे हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया, आकाश का रंग सूर्य के प्रकीर्णन के कारण, मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण, जो मेरा स्काई होता है, आकाश का रंग सूर्य के प्रकीर्णन के कारण क्या होता है? नीला दिखता है या ब्लू दिखता है? हाँ, एग्जैक्ट बोला नहीं है, हल्का सा उस पोल पे हल्का हल्का डिप है, हल्का हल्का दोनों तरफ पोल पे, और इक्वेटर पे बल्ज है हल्का सा। हाँ, लेकिन बोलने को हम लोग गोला ही बोलते हैं। ठीक है, फॉर ऑल मैथमेटिकल पर्पसेस हम लोग उसको गोला कंसिडर करते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखो, क्या? समुद्र का रंग, समुद्र का रंग, पानी का रंग बोल देंगे तो फिर गलत हो जाएगा ना, पानी तो रंग का नहीं होता। समुद्र का रंग, समुद्र, तालाब, और भी एग्जांपल, वाटर बॉडीज, मतलब क्या? सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन, सूर्य के प्रकाश, अच्छा वो प्रकाश उसमें लिखवाना भूल गया था। आकाश का रंग सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला होता है। हाँ, सूर्य का प्रकीर्णन, इसका क्वेश्चन है कि सूर्य को प्रकीर्णन कर दे रहे हैं क्या? वो ऑब्वियसली मतलब अंडरस्टूड बात है ना कि उसके लाइट को कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लिखो, समुद्र का रंग नीला होता है, समुद्र का रंग नीला होता है। इसमें 2 पॉइंट लिख लेना। पहला पॉइंट लिख लेना, पहला पॉइंट प्रकाश के प्रकीर्णन के सॉरी, समुद्र का रंग नीला होता है, उसमें 2 पॉइंट लिखना। पहला पॉइंट प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, समुद्र का रंग नीला होता है, उसके नीचे पहला पॉइंट ए लिखो, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, और दूसरा पॉइंट बी लिखो, आसमान के या आकाश के परावर्तन के कारण, आकाश के नीले रंग के परावर्तन के कारण। ऐसे लिख दो, आकाश के नीले रंग के परावर्तन के कारण। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखो, उगता सूरज एवं डूबता सूरज, उगता सूरज एवं डूबता सूरज प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही क्या लाल दिखाई दे पड़ता है, लाल दिखाई पड़ता है। चौथा लिखो, खतरे का निशान
लाल है, खतरे का निशान लाल है, खतरे का निशान लाल है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन कम, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन नहीं, सबसे कम होता है, सबसे अधिक नहीं, सबसे कम होता है। येलो भी तुम्हारा काफी इधर है ना, उसका भी सबसे कम प्रकीर्णन होगा। रेड तो यूज कर नहीं सकते, रेड तुम्हारा पूरा का पूरा स्कूल बस को खतरे का निशान तो बना नहीं सकते हो, रेड को पीछे रखते हैं। येलो भी दूर से ज्यादा अच्छे से दिखता है। और एक और येलो होने का एक और रीजन है, आई थिंक बायोलॉजी में हम पढ़े, एक बार हमको कंफर्म होना पड़ेगा कि आई पे वो बहुत सेंसिटिव होता है वो कलर, इसीलिए उसको येलो रखते हैं। ठीक है, उसमें आई का भी इफेक्ट हम लोग को देखना होता है ना, कि आई पे, आंख पे सबसे ज्यादा कौन से कलर का वो होता है, सेंसेशन होता है। ठीक है, चलो तो एग्जाम्पल हम लोग कौन कौन सा लिखे प्रकाश के प्रकीर्णन का। पहला एग्जाम्पल लिखे, आकाश का रंग नीला होता है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लिखे हम लोग, समुद्र का रंग नीला होता है। लेकिन समुद्र का नीला रंग दो कारण से होता है, एक तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है और दूसरा नीले आकाश का परावर्तन के कारण भी होता है। तीसरा एग्जाम्पल हम लोग लिखे, उगता और डूबता सूरज मेरा लाल दिखता है। चौथा एग्जाम्पल हम लोग लिखे, खतरे का रंग मेरा लाल होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन जो है सबसे कम होता है। अच्छा, वहां जो हम लोग लिखे थे ना, आकाश का रंग सूर्य के प्रकीर्णन के कारण नीला होता है, वहां चाहो तो एक लाइन, एक वर्ड ये भी जोड़ सकते हो, क्योंकि नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे कम बोल रहा है कोई। वो कहावत है ना, पूरा रामायण पढ़ गए और बोल रहा है सीता कौन, वही वाला फीलिंग दे रहा है। आकाश का रंग जो होता है वो सूर्य के प्रकाश के कारण क्या दिखता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखता है, क्योंकि नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ये लिख ही दो, क्योंकि नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, वहां पे लिख लेना। नहीं समझ में आया? नीला जो प्रकाश तुम्हारा जो आसमान है वो नीला दिख रहा है, वो नीला क्यों दिख रहा है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिख रहा है। प्रकीर्णन क्या हो रहा है, प्रकीर्णन में क्या दिख रहा है? नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक हो रहा है, इसीलिए नीला दिख रहा है ना, वही लिखवा रहे हैं। आकाश का रंग सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला होता है, क्योंकि नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, यही लिखवा रहे थे। ठीक है, इतना वर्ड बाय वर्ड नहीं लिखने का, वहां पे छोटा सा अगर तुम्हारे जगह नहीं मिल रहा है, खाली ऐसे लिख दोगे, जैसे स्मार्ट वर्क करो ना, जैसे वहां पे लिखे हो, वहां पे लाइन में जगह नहीं है तो सिंपल लिख दो कि ब्लू का सबसे ज्यादा हाईएस्ट होता है स्कैटरिंग, ऐसे लिख दो शॉर्ट फॉर्म में। अपने ही को पढ़ना है ना, नोट्स कहीं बेचना थोड़े है, तो ऐसा लिखो कि तुमको समझ में आए। ठीक है, चलो कोई डाउट यहां तक? इंग्लिश वालों को दिक्कत आ रहा है क्या तुम लोग को थोड़ा? देखो जो कीवर्ड्स है वो तो हम पहले ही लिखवा दे रहे हैं, हम जब भी कोई भी टॉपिक लिखवा रहे हैं तो हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखवा रहे हैं। और जो जहां भी कोई ऐसा वर्ड है जो नॉर्मल नहीं है, बोलचाल तो हिंदी सबको आता है, सब यहां बिहार दरभंगा के ही होंगे, तो हिंदी तो सबको आ रहा है। इंग्लिश वर्ड्स वहां दिक्कत आता है जो कीवर्ड्स होते हैं, जैसे अब रिफ्रैक्शन है, अब हम उसको अपवर्तन नहीं समझ सकते हैं, जो रिफ्रैक्शन पढ़े वो रिफ्रैक्शन ही समझ सकते हैं, या जो टीआईआर पढ़े वो टीआईआर ही समझ सकते हैं, वो पूर्ण आंतरिक अपवर्तन नहीं समझ सकते हैं उसको। तो इसीलिए हम कीवर्ड्स को इंग्लिश में लिखवा दे रहे हैं और बाकी चीजें हिंदी में लिखवा रहे हैं। फिर भी अगर कोई कीवर्ड में दिक्कत हो तो पूछ सकती हो। ठीक है, और किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, चलो हम यहीं पे रुके हुए हैं, जिसको डाउट है यहाँ के पूछ लेना। ठीक है, जा सकते हो बाकी लोग।